हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? बढ़िया, मस्त होंगे। चलिए भाई, शुरुआत तो करनी है अपन को पॉपुलेशन की। और पॉपुलेशन जो है एक बड़ा एट्रीब्यूट है बेटा। ठीक है, काफ़ी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है इंडिया की। चलिए भाई, देखते हैं क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन में देखते हैं बेटा कि क्या होती है। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज दैट लिव इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, और या फिर शेयर करें या कंपीट करें। ये तो रहती हैं, शेयर करती हैं और कंपीट रहती हैं गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में। अब उसमें बहुत हो सकती हैं, सेम स्पीशीज की हो सकती हैं बेटा। ठीक है, और वही पॉपुलेशन कहलाती है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे टाइगर जो है वो सेम स्पीशीज के हैं सारे, तो वो क्या है, एक टाइगर की पॉपुलेशन है। मैन है, ह्यूमन है, सेम पॉपुलेशन है। All the cormorants in wetland, rats in abundant dwelling, teakwood trees in a forest, straight bacteria in a culture plate, and lotus plant in a pond. मुद्दा यह है कि भैया सेम स्पीशीज होनी चाहिए, बाकी सब तो सेम होगा। बात करें पॉपुलेशन इकोलॉजी की, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का, जहां पे वो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ लिंक करती है बेटा। अगर अपन बात करते हैं पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स की बेटा, तो सबसे पहले आते हैं बर्थ रेट। कुछ चीजें जो पॉपुलेशन को बताएंगी, समझाएंगी। इट रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ। पर कैपिटा बर्थ मतलब अगर 20 लोटस प्लांट है एक पॉन्ड के अंदर, और वहां पे बेसिकली 8 न्यू प्लांट और ऐड हो गए एक साल के अंदर, साल भर का देख रहे हैं, तो बेटा वहां की करंट पॉपुलेशन 28 हो गई। तो वहां की बर्थ रेट कैसे हुई कि पहले 20 थे, 8 और ऐड हो गए, तो 8/20 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। वहां पे पर ईयर 0.4 ऑफस्प्रिंग वहां पे ऐड हुए। सर 0.4 मतलब बेटा डेटा है, बर्थ रेट है ये, इस तरीके से। अगर अपन बात करें कि डेथ रेट की, तो वो भी पर कैपिटा डेथ। 4 इंडिविजुअल थे एक लेबोरेटरी पॉपुलेशन में, फ्रूट फ्लाइज की 40 में से वो मर गई एक वीक के अंदर, तो 4/40 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। वहां पे इस तरह से जो है डेथ रेट निकल के आती है। एक पॉपुलेशन की डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इंपॉर्टेंस रखती है बेटा। अगर सेक्स रेशियो है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। पॉपुलेशन एज ए सेक्स रेशियो, कितने उसमें मेल्स हैं और कितने % उसमें फीमेल्स हैं, इस पे भी काफी डिपेंड करता है सेक्स रेशियो। अगर अपन बात करते हैं एज पिरामिड के बारे में बेटा, इट इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन। अगर अपन एज पिरामिड की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं बेटा एज पिरामिड से, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाते हैं फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बेटा, तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो अपन बात करते हैं वहां पे, तो उसके ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे 3 ग्राफ की बात करूँ कि पहले तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव की बात करता हूँ। स्टेजेस बनी हुई है, बार्स बनी हुई है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो है बेटा जिन्होंने रिप्रोडक्टिव एज पार कर ली है। मैं बात करूँ कि यार जो फर्टाइल एज होती है 40 और 50 की एज के बाद रिप्रोडक्शन बंद, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद तो रिप्रोडक्शन बंद। तो 50 की बात की जो एज है वहां पे फीमेल और मेल दोनों की, वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव में बेटा। रिप्रोडक्टिव में वो एज आती है, बात करें अपन सर प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव चालू हो जाती, नहीं, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं वहां पे। अपन बात कर रहे हैं बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज में बेटा जो मैरिज ईयर है 18-21 जो एज है उसके बाद से लेकर 50 तक की एज की जो एज वो बार है वो रिप्रोडक्टिव है, और प्री रिप्रोडक्टिव उससे पहले जो अपन बात कर रहे हैं वही। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन एक्सपांडिंग हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर ये है कि उसकी प्री रिप्रोडक्टिव जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव है, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आप देख सकते हैं कि अगर आपको बेल शेप्ड वहां पे मिल रहा है, आपको इस तरह से पिरामिड मिल रहा है, अपराइट पिरामिड आपको देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सा पिरामिड है बेटा? वो पिरामिड है वहां पे एक्सपांडिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन का। ठीक है, यहाँ पे अपराइट पिरामिड आपको देखने को मिलेगा एक्सपांडिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर। अगर मैं बात करूं कि स्टेबल पॉपुलेशन, वहां पे आप देख सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव उतने ही क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव उतने ही है वहां पे, और सबसे कम वहां पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि जितने वहां पे प्री रिप्रोडक्टिव हैं उतने वहां पे रिप्रोडक्टिव भी हैं। तो स्टेबल पॉपुलेशन है बेटा। कैसी है? स्टेबल पॉपुलेशन है। अगर अपन बात करूं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की बेटा, तो जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव कम है, क्योंकि आगे आने वाली पॉपुलेशन वहां पे कम है, तो वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही है बेटा। और ये बेटा बेल शेप्ड आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बेल शेप्ड ग्राफ है। तो जो बेल शेप्ड ग्राफ है ना बेटा, वही क्या है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ है। समझ में आया? अपराइट है तो एक्सपांडिंग, स्टेबल का आप देख ही चुके हैं, और बेल शेप्ड है तो बेटा डिक्लाइनिंग का है। पिरामिड पे यहां पे क्वेश्चन बनते हैं।
अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की साइज और उसकी डेंसिटी की, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इन ए पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, अगर अपन देखें तो वही पॉपुलेशन डेंसिटी है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इतने लोग अपन को मिल रहे हैं उस सेम स्पीशीज के, वही क्या है बेटा, वही बेसिकली उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। जैसे कि साइबेरियन क्रेन की अपन बात करते हैं भरतपुर वेटलैंड्स के अंदर, तो उनकी जो डेंसिटी है वो लेस देन 10 है, और क्लेमाइडोमोनास उसी जगह बहुत ज़्यादा डेंसिटी दिखा रहा है अपनी पॉपुलेशन की जो साइज है वो परसेंटेज कवर में या बायोमास के अंदर कवर की जाती है। जैसे कि 200 पार्थिनियम प्लांट जो हैं और एक सिंगल ह्यूज बनियान ट्री है, वो दोनों को अपन देख रहे हैं, तो सच केसेस के अंदर जो बात करें कि पार्थिनियम प्लांट जो है वो ज़्यादा बायोमास शो करेंगे एज कम्पेयर टू वहाँ पे बेसिकली बात करें तो सिंगल ह्यूज बनियान ट्री के मुकाबले। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे बेसिकली डिफिकल्ट होता है मेजर करना, तो अपन क्या करते हैं वहाँ पे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करते हैं। जैसे कि एक समुद्र के अंदर से कितनी मछलियाँ निकाली अपन ने एक ही बार में, वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी मान ली जाती है उस मछलियों की, ठीक है बेटा, क्योंकि इतना बड़ा मरीन लाइफ है वहाँ पे कहाँ गिनने बैठोगे यार, रोज़ पैदा होती है रोज़ मरती है। In some cases, indirect estimation of population size is performed. Example, टाइगर सेंसस। अब जैसे टाइगर कहाँ घूम रहा है ये थोड़ी पता लगेगा, कितने टाइगर हैं उस जंगल में, ये पता लगाने के लिए वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको अपन पग मार्क्स कहते हैं बेटा। उनके पैरों के निशान देख के पता लगा लेते हैं कितने टाइगर्स वहाँ पे मौजूद हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है या डिक्लाइन कर रही है कैसे पता लगेगा, तो पॉपुलेशन साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड वेदर। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी डिपेंड करता है फूड अवेलेबिलिटी, फूड कितना अवेलेबल हो रहा है, प्रेडेशन प्रेशर कितना है और वेदर कितना है। चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन वेदर इट इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज डिक्रीजिंग। अगर मैं बात करूं कि 4 बेसिक प्रोसेस है जिससे अपन पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। पहला है नेटिलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। हम पता लगाते हैं कि एक साल के अंदर यहाँ पे कितने जन्म लिया, कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो उससे पता लगता है कि भैया कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो वहाँ पे नेटिलिटी कितनी है, वहाँ पे मोर्टिलिटी कितनी है, कितने वहाँ पे बंदे मर गए हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, वो उसकी मोर्टिलिटी एक गिवन पीरियड के अंदर। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि कितने इंडिविजुअल्स बाहर से चल के यहाँ पे आए हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कम से कम ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए आए, एक कम से कम 6 महीना 2 महीना 3 महीने 3 महीने के लिए भी अगर कोई आया है तो इमिग्रेंट कहलाएगा बेटा वो। एमिग्रेशन मतलब इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट, उसने जो लेफ्ट करा है, अब वो ऐसा नहीं कि एक दिन गए और वापस घूम के आ गए, ऐसा नहीं, कम से कम 2-3 महीने का कंसिडरेबल टाइम होना चाहिए, 6 महीने तक का, वही बेटा वहाँ पे टाइम कंक्लूड किया जाएगा। तो बेसिकली इन 4 प्रोसेस से अपन पता लगाते हैं। अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी का अपन ऐसा पता लगा सकते हैं कि अगर नेटिलिटी ज़्यादा है, नेटिलिटी या एमिग्रेशन ज़्यादा है, मोर्टिलिटी या एमिग्रेशन से, इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बेटा। increase the population density and mortality in immigration decrease the population density. If n is the population density at a time t, अगर मान ले कि एक टाइम t पे n population density है किसी population की, अब पता लगाना चाहते हैं कि t+1 पे उसकी डेंसिटी क्या होगी, तो ये फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखा जाएगा, NCERT की बातें हो रही है पूरी। n t+1 and t+1 इक्वल्स टू एन टी प्लस ब्रैकेट में बी प्लस आई क्या बेटा, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। तो हम पता लगाएंगे कि यार एन t+1 पे क्या होगी, तो उतनी जो थी, ठीक है, उसके बाद एन टी प्लस और बी प्लस आई और डी प्लस ई पे कितनी हो जाएगी। यही क्या है बेटा, पॉपुलेशन की डेंसिटी लगाने का फॉर्मूला है। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस इफ बी प्लस आई, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर बी प्लस आई की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, डी प्लस ई से, अदरवाइज इट विल डिक्रीज। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ एंड डेथ रेट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन। नॉर्मल कंडीशंस में तो ये होता है, इंडिया के सेंसस में भी ऐसे पता लगाते हैं। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन हैव इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस, मतलब किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर ही इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को देखा जाता है, वरना नॉर्मल कैलकुलेशन नेटिलिटी या बर्थ रेट से लगा लेता है, या डेथ रेट या मोर्टिलिटी से पता लगाया जाता है। अगर ग्रोथ मॉडल्स की बात करो तो पहला ग्रोथ मॉडल आपके सामने मौजूद है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप देख सकते हैं पैरामीशियम की ग्रोथ कैसे हो रही है, डे 0 पे इतना था, डे 1 पे ऐसे हो गया, डे 2 पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो सब अपना पोटेंशियल अच्छे से दिखाएंगे और ग्रो करेंगे बेटा। वहाँ पे पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक फैशन या एक्सपोनेंशियली वहाँ पे ग्रो होगी अगर रिसोर्सेज जो हैं अनलिमिटेड है।
अगर पॉपुलेशन की साइज n है, बर्थ रेट वहाँ पे b है, डेथ रेट वहाँ पे d है, तो इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा एंड बात करें एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट जब निकाली जाएगी तो इस तरह से निकाली जाएगी कि dn/dt b माइनस डी इंटू एन, इस तरीके से जो वहाँ पे ग्रोथ रेट निकाली जाएगी। और b माइनस डी को अगर अपन r मान लें तो r वहाँ पे बेटा मान के तो डी एन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, बी माइनस डी अपन आर वहाँ पे निकाल सकते हैं। आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इधर और टाइम इधर। अब आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, अगर अपन ए की बात करें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जे शेप्ड कर्व आपको मिलेगा। कैसे? डी एन बाई डी टी आर एन से, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, वहाँ पे फास्ट ग्रोथ होगी ऊपर की तरफ। दूसरी है बेटा, बात करें अपन दूसरी तरह की जो ग्रोथ है यहाँ पे मौजूद है, इंटीग्रल फॉर्म अपन बात करें कि यहाँ पे इस तरह से जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ आपके सामने मौजूद है। पर उससे पहले बात कर रहे हैं कि इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी, जहाँ पे ई क्या है बेटा, वहाँ पे ई बेस है नेचुरल लॉगरिथम का, और इंक्रीजिंग रेट है नेचुरल इंक्रीज की आर, और एन नॉट है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, मतलब जिस टाइम पे अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो एन नॉट है वहाँ पे। अगर अपन लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो देयर इज नो पॉपुलेशन नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्स है। अनलिमिटेड रिसोर्स ऐसा वो तो पैरामीशियम की इनकी बात होगी, स्मॉल एनिमल्स की। पर अगर मैं बात करूं कि यार जैसे कि ह्यूमंस हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, तो उनमें बेटा अनलिमिटेड रिसोर्सेज जैसा कुछ नहीं होता, कंपटीशन बना ही रहता है। तो वहाँ पे बेटा जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वही ग्रो होगा। तो जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो जो ग्रो होगा, तो वहाँ पे बेसिकली नेचर की कैरिंग कैपेसिटी देखी जाती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की जो नेचर है वो कितने एनिमल्स को, कितने पॉपुलेशन को वहाँ पे सपोर्ट कर पा रही है, कितनी पॉपुलेशन को साथ लेके वहाँ पे चल पा रही है, ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है नेचर की। ए पॉपुलेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज शोज इनिशियली लैग फेज, phases of acceleration and deceleration, deceleration and finally an asymptote. This type of population growth is called one loss per logistic growth. इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है बेटा। ध्यान देंगे यहाँ पे लॉजिस्टिक कर्व आपको देखेंगे इस पॉपुलेशन से मिलेगा, इस फॉर्मूले से मिलेगा, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन और के। यहाँ पे बेसिकली बात करें अपन, एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी है, आर इंक्रीजिंग रेट है, और के उसकी कैरिंग कैपेसिटी है बेटा। आप देख सकते हैं इस तरह से बी आपको जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा सिग्मोइड कर्व मिलेगा आपको, लैग, एक्सपोनेंशियल और जो बात करें लॉग फेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा। ये एक्सीलरेशन का फेज है, डी एक्सीलरेशन का फेज यहाँ से स्टार्ट हो गया स्टेबल होके। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से अपन पता लगा सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूले से बस ऐसा पूछा जाता है बेटा कि लॉजिस्टिक का फॉर्मूला क्या है और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या है। इनके शेप कर्व के याद रखने, जे शेप लॉग एक्सपोनेंशियल का, या फिर बात करें अपन यहाँ पे बेसिकली जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या फॉर्मूला है, इसका है बेटा सिग्मोइड ग्राफ यहाँ पे है। पॉपुलेशन जो है इवॉल्व होती है अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को यूज करते हुए बेटा, ठीक है। डार्विन फिटनेस के जो वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए इवॉल्व होती है बेटा। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, कुछ तो साल भर में एक बार ब्रीड करते हैं बेटा, ठीक है। और बहुत सारे जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो तो साल भर में जाना जी कितनी बार ब्रीडिंग करते हैं बेटा। सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, और कुछ जो है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, कुछ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूस करते हैं लार्ज साइज के, कुछ लार्ज साइज, कुछ स्मॉल साइज के लार्ज नंबर प्रोड्यूस करते हैं। पॉपुलेशन के कुछ इंटरेक्शंस की बात करेंगे बेटा अपन। ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपने आप में कुछ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन जो अलग अलग स्पीशीज में होता है बेटा वो इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन कहलाता है, जो सेम स्पीशीज में होता है वो इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन कहलाता है बेटा। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ प्रेडेशन की, पहला इंटरेक्शन है प्रेडेशन। अगर अपन बात करें प्रेडेशन होता क्या है, तो इसमें एक क्या होता है, प्रेडेटर होता है बेटा और एक प्रे होता है। एक एनिमल किसी पे प्रेडेशन शो करेगा और एक बेसिकली वहाँ पे बचेगा उस प्रेडेटर से। तो यही क्या होता है बेटा, ये प्रेडेशन होता है, इंटरेक्शन होता है सोसाइटी के अंदर। प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट इज प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, इट रिजल्ट्स इन द एक्सटेंशन ऑफ प्रेडेटर, देयरफॉर प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, कम होते हैं। प्रूडेंट का मतलब कम होते हैं, वो प्रे से तो कम ही मिलेंगे आपको। कौन? प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेटा कि वो कंट्रोल करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को। ऐसा भी नहीं है कि कम होते हैं तो फिर बेटा उनके साथ तो नाइंसाफी हुई, नाइंसाफी नहीं हुई यार। शिकार तो वो उतनी ही जज्बे के साथ करते हैं बेटा। मच्छर की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मच्छर को खाने वाले फ्रॉग की पॉपुलेशन भले कम हो, पर वो बेसिकली कंट्रोल करते हैं मच्छर की पॉपुलेशन को इस एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है बेटा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर नेचुरल प्रेडेटर खत्म हो जाए किसी भी चीज़ के, तो उस प्रे की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती है और वो भी कितनी घातक होती है। प्रिकली पियर कैक्टस की बात करूँ जो ऑस्ट्रेलिया में आया था बेटा, उसने हैवॉक
कर दिया था स्प्रेडिंग होके, पर वहाँ पे बेसिकली जो खुद का नेटिव वहाँ पे मॉथ था एक, जो कैक्टस को फीड करता था, उस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ पे बेसिकली उसको कैक्टस को ख़त्म किया गया। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर प्रेडेटर अगर ख़त्म हो गए तो बेटा वहाँ पे प्रे जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। बात करें अपन इंपॉर्टेंस प्रेडेटर्स की, सेकंड है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, वो प्रेडेटर और प्रे की पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करता है। अगर प्रे को खाने के लिए प्रेडेटर नहीं होगा तो फिर बेसिकली होगा क्या है यार, प्रे का नंबर बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं वो इकोलॉजी को हार्म करेगा। अति सर्वत्र वर्जित बेटा, अधिकता तो हर चीज़ की बुरी होती है, प्रेडेटर की भी और प्रे की भी। मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी वहाँ पे बनी रहती है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं स्टारफिश पिजास्टर की, इज ए predator in the rocky interadult communities of American Pacific coast. In an experiment when all the starfishes were removed from enclosed interadult area, more than 10 species of invertebrates become extinct. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें कि यार वो प्रे थी और वो उस पर डिपेंड कर रहे थे, तो वो रिमूव कर दी तो वो भी कहीं ना कहीं रिमूव हो चुके। तो इसी की वजह से अपन ध्यान रखते हैं कि बेटा ऐसा नहीं कि प्रे ज़्यादा है तो प्रे को पूरा मार के ख़त्म करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है वहाँ पे। डिफेंसेस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अगर प्रेडेटर ज़्यादा हो गए, खाना ज़्यादा चालू कर देंगे तो बेटा प्रे का तो नंबर ही खतरे में आ गया। तो कुछ डिफेंसेस भी होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स जो है वो कैमोफ्लेजिंग शो करते हैं बेटा। ठीक है, और कुछ तो इसमें से पॉइजनस भी होते हैं। तो बात करें कि कैमोफ्लेज फ्रॉग है, अब ये पत्ते के जैसे रंग का हो गया तो इसको पहचान ही नहीं पाएगा वो प्रेडेटर जो है, तो खाना छोड़ देगा। बात करूँ कि लीफ इंसेक्ट है, लीफ इंसेक्ट अपने आप को लीफ की तरह कर लेता है, तो पता नहीं लगता कि पत्ती है कि वो है। अब प्रेडेटर मान लो पत्ती को खा भी गया तो पॉइजनस हो गया, पॉइजनस हो गया तो अगली बार से पत्ती खाना ही छोड़ देगा, तो वो प्रेडेटर भी जो प्रे है वो अपने आप का बचाव कर लेगा। मोनार्क बटरफ्लाई तो बेटा हाईली डिस्ट्रेसफुल हो जाती है, अपने आप को बेटा वो है ना स्पेशल केमिकल सीक्रेट करती है, और जब कैटरपिलर उसको खाने आता है ना तो बेटा वो क्या करती है कि पॉइजनस फीड पे अपने आप को फीड करती है और पॉइजनस से बेटा अपने आप को डिस्ट्रेसफुल बना देती है। तो प्रेडेटर जब उसको खाएगा तो बोलेगा अरे यार तो छी कड़वा है, तो मर भी सकता है, तो अगली बार से उसको खाना ही छोड़ देगा, उसको खाने से तो मौत होती है। थॉर्न्स, देख अब ऐसे तो प्लांट्स को पूरा खा के खत्म कर देंगे ग्रेजिंग वाले, तो थॉर्न्स आ गए कि अब नहीं खाएंगे वो। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर सिक। कुछ तो बात करें अपन कैलोट्रॉपिस की बात करते हैं, तो उसकी बेटा वो जो कैलोट्रॉपिस है बेसिकली वो फील्ड्स में ग्रो होती है और उसमें हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं, कार्डिक अरेस्ट कर देते हैं अगर अपन भी उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए तो बेटा। तो गोट उसको ईट ही नहीं करती क्योंकि खा के मर गई। अब सबको पता लगा कि यार उसको खा के मरी तो उसको थोड़ी खाएंगे। अगर पता लगे कि उस चीज़ में जहर है, वो उसको खा के मर गया, जरूरी थोड़ी कि उस जहर को खाते फिरेंगे वो सारे के सारे। सेकंड आता है बेटा इंटरेक्शन में कंपटीशन। इट इज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है बेटा। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इंटर स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन होता है ना बेटा, वही इवोल्यूशन का जो है मोस्ट पोटेंट फोर्स है। क्यों सर? क्योंकि अगर ये स्पीशीज इस पर ज़्यादा फीड करेगी तो इसको अपने आप के अंदर कुछ एवोल्यूशन करना पड़ेगा ताकि ये स्पीशीज पे फीड ना कर पाए। अब ये स्पीशीज इस पे फीड करते करते रुक गई तो ये भी अपने अंदर कुछ एवोल्यूशन करेगी, और यही एवोल्यूशन का आधार बन चुका है बेटा। ठीक है, कंपटीशन जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर होता है, और वो उनके अंदर होता है जो सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं वहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम शो कर रखा है कि हाइनाज यहाँ पे है, और बात करें कि यहाँ पे लॉयन भी है। लॉयन ने कोई शिकार करा, उसको खाना चाहता है, पर हाइनाज जो शिकारी खुद शिकार नहीं करती पर जो पहले से शिकार है उसको खाने की कोशिश करती हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन है, रिसोर्सेज सेम है बेटा वहाँ पे। अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete कर सकती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि फ्लेमिंग और फिशेस ये जो रहती हैं ये भी जू प्लैंकटन के लिए वहाँ पे कर सकती हैं। कंपटीशन अकर्स इन अबंडेंट रिसोर्सेज, कई बार रिसोर्सेज अबंडेंट रहते हैं तब भी कंपटीशन होता है सर। इंटरफेरेंस जो होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज रिड्यूस टू डू इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। अगर बात करें एक्वेरियम के अंदर आपने ऐसी फिशेस डाल दी जो कि सेम टाइप का खाना खाती है और उनके खाने का टाइम भी एक ही है, तो बेटा उनके बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा। भले ही वहाँ पे खाने के लिए दाने बहुत सारे डाल दी हो आपने, फिर भी क्योंकि सब इस सेम टाइम पे खाएंगे तो बेटा सेम टाइम पे लंच करने बैठेंगे तो लंच कभी पूरा नहीं पड़ पाएगा उनको। तो बेसिकली वहाँ पे जो है इस तरह से अपन देखते हैं कि कंपटीशन तो वहाँ पे ही बढ़ जाता है जहाँ पे रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं बेटा। कंपटीशन के कुछ एविडेंसेस मौजूद है, याद रखने बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं आज तक के सारे एग्जामों में बेटा।
अबिंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड, अबिंगडन टॉर्टोइस था बेटा गैलापागोस आइलैंड के अंदर, इस तरह का टॉर्टोइस था यहाँ पे, ठीक है। वो एक्सटेंट हो गया आफ्टर गोट्स फॉर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आइलैंड ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। अब उसके खाने के लिए तो घास ही नहीं बची, तो फिर बेटा टॉर्टोइस अपने आप ही वहाँ पे अबिंगडन जो टॉर्टोइस था वहाँ पे डिजेनरेट हो गया, मतलब वहाँ से एक्सटेंट हो गया क्योंकि वहाँ पे गोट बढ़ गई। Competitive release, a species restricted to a small geographical area due to the presence of competitively superior species expands its distributional range when the competing species experimentally removed। बात करें कि अबिंगडन टॉर्टोइस जो है वो एक्सटेंट हो गया गोट्स की वजह से, अगर उन गोट्स को अपन हटा देते तो अबिंगडन टॉर्टोइस जो है ना वो अपना नंबर काफ़ी बढ़ा लेता क्योंकि वहाँ पे घास खाने के लिए काफ़ी होती है और उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा होता। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब यही है कि जब दो स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन होता है और जिन दो स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन में से एक स्पीशीज़ हटा दी जाए बेटा तो दूसरी स्पीशीज़ का नंबर अपने आप बढ़ जाता है। कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है बेटा, कॉर्नेल्स का फील्ड एक्सपेरिमेंट showed that on the Rocky Sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle balaners to dominate intertidal area and intertidal area and excludes the smaller barnacle of Catharmelus from that zone। जो कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट है उसने बताया, उसमें देखा उसने कि स्कॉटलैंड के कोस्ट पे बेटा जो लार्जर और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल थी ना, उन्होंने बेटा जब डोमिनेट करना स्टार्ट किया ना तो वहाँ से स्मॉल बार्नेकल्स थी वो जोन से हट गई। वो ये कंपटीशन ही तो है और क्या है, साइज बड़ी है तो अपने आप हट जाएगा वो एनिमल छोटा वाला जो है। ये कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट है, दोनों पे क्वेश्चन पूछे गए बेटा, कॉम्पिटिटिव रिलीज पे और कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद रखेंगे, हर बार पूछा जाता है बेटा, हर बार पूछा जाता है। It states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। अगर दो स्पीशीज सेम स्पीशीज बात करें कि इसमें से एक की साइज बड़ी है और बात करें कि एक की साइज छोटी है और सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं तो ये फिक्स है कि भैया वहाँ पे एक स्पीशीज को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता वहाँ पे नहीं, अगर रिसोर्सेज सेम है तो। स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन में इवॉल्व मैकेनिज्म, या फिर वो मैकेनिज्म इवॉल्व कर ले अपने आप के अंदर कि मेरे को इसके साथ ही रहना है तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर लूँ, अपनी फीडिंग हैबिट को चेंज कर ली, तो मैं शाम को खा लूँगी तो सुबह खा ले, कहाँ दिक्कत की बात है, लड़ाइयाँ होगी नहीं ना वहाँ पे। उसको कहते हैं अपन रिसोर्स पार्शनिंग बेटा, रिसोर्स पार्शनिंग अगर हो जाएगी तो इस तरह से वहाँ पे चीज़ें बदल जाएगी। If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing different times for feeding। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral changes। आप देख सकते हैं वार्बलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट्स को चेंज किया कि अगर ये इस तरह की बीक वाली हैबिट्स वाली जो हैं, बीक वाली जो बर्ड्स हैं वो शाम को खा रही तो ये वाली दिन में खा के निमट जाएंगी तो वो वाली सुबह खा लिया करेंगी। तो इन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट्स का टाइम चेंज कर दिया तो कंपटीशन भी वहां पे कम हो गया। पैरासिटिज्म की बात करें, मैंने पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, सब होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, बहुत सारे पैरासाइट। भैंस के ऊपर बैठना है तो भैंस के ऊपर ही पैरासाइट करेगा, ह्यूमन के ऊपर पैरासाइट करना है तो ह्यूमन के ऊपर ही पैरासाइट करेगा। स्पेसिफिक होते हैं होस्ट के बेटा, वो दे टेंड टू को इवॉल्व, जैसे जैसे होस्ट इवॉल्व होता रहता है उनके अंदर भी इवोल्यूशन होता रहता है। अगर होस्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए तो उस पैरासाइट के अंदर भी जो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, उसके हिसाब से नहीं आएंगे तो वो पैरासाइट अपना ही पॉपुलेशन खत्म कर देगा, क्योंकि वो तो उसके ऊपर ग्रो कर रहा था, अब ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके चेंजेस के हिसाब से खुद को इवॉल्व नहीं कर पाया तो वो भी निमट जाएगा। अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट, पहला एग्जांपल है लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन टू होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इन चीज़ों का लॉस किया है और इन चीज़ों को अपनाया है तब जाके बेटा होस्ट के अंदर वो रह पाए हैं। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस किया, सबका लॉस किया। आप देख सकते हैं पैरासिटिक वास्प जो है ना, देख सकते हैं आप पैरासिटिक वास्प जो है, टोमेटो हॉर्नवर्म, कैस्कोटा अमरबेल, इन्होंने अपना खुद का कुछ खोया है तब कुछ पाया है। सकर्स होते हैं लैम्प्रे और लीच में, तब वो जाके है ना चिपक पाते हैं बेटा। अब अगर उनके अंदर लोकोमोशन के लिए टांगे होती तो फिर वो अपने अंदर इवॉल्व नहीं हो पाते। अगर मैं बात करूँ पैरासिटिज्म के अंदर ही ह्यूमन लिवर फ्लूक की, तो अपने इंटेस्टाइन के अंदर तभी ग्रो हो पाता है जब वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खुद का खो देता है और हमारे वाले को यूज़ करता है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो वो खुद का रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारे अंदर कंप्लीट करता है, तब जाके वो इवॉल्व हो पाता है।
ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल और फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मलेरिया पैरासाइट जो है मॉस्किटो की नीड होती है उसको। पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सब कुछ खत्म कर सकते हैं बेटा। दे में मेक द होस्ट फिजिकली वीक एंड मोर वनरेबल टू प्रेडेशन। तो बात करें यहाँ पे प्रेडेशन के अंदर प्लस और माइनस की बात है बेटा, एक को हार्म हो रहा है और एक को बेटा क्या हो रहा है, नुकसान यहाँ पे हो रहा है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट अगर बात करें तो एक्टोपैरासाइट्स अपने सामने मौजूद हैं। दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, लाइस ऑन ह्यूमंस, जुएं जो हैं बालों में ऊपर ही मिलेंगी, जो है अंदर सिस्टम में नहीं जाएगी। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स के ऊपर टिक्स मिलती हैं, वो भी सरफेस में मिलती हैं बेटा, ये ऊपर से खून चूसती हैं। एक्टोपैरासिटिक कॉपॉट्स इन मैरीन फिशेस, मैरीन फिशेस भी देखो एक्टोपैरासिटिक कॉपॉट्स आपको देखेंगे मिला, ठीक है, आई पे ही अटैच हो गए वो, ठीक है, आई पे अटैच हो गए, आई में देख सकते हैं आप, उन्होंने हार्म ही कर दिया बिल्कुल उसको, ठीक है। कैस्कुटा इज नो क्लोरोफिल एंड लीव्स, उसकी खुद की लीव्स नहीं होती, खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, प्लांट पे डिपेंड करती है वो। ह्यूमन लाइस आप देख सकते हैं, जुएं जो हैं वो डिपेंड करती हैं अपने बात करें हमारे ऊपर। राउंड वर्म्स आप देख सकते हैं, टैप वर्म्स आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ह्यूमन लीवर फ्लूक एंडोपैरासाइट्स हैं बेटा, ये सब इनसाइड रहते हैं, इंटेस्टाइन में, ब्लड के अंदर, इन सब के अंदर रहते हैं बेटा। और बात करते हैं कि लाइफ साइकिल भी कहाँ पूरी करते हैं, हमारे अंदर ही पूरी करते हैं बेटा। दे हैव सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स और हाई प्रोडक्टिव पोटेंशियल इनका होता है, तभी अपने अंदर काफ़ी ग्रो कर जाते हैं। ब्रूड पैरासिट हम अपन देखते हैं कि घोंसला किसी और ने बनाया और उसमें अंडे किसी और ने दिए बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। अगर अपन बात करें कुकू और क्रो के बीच में, तो कुकू जो क्रो है ना, वो जो कुकू है वो पालती है क्रो के अंडों को बेटा। कमेंसलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कमेंसलिज्म में क्या देखने को मिलेगा, अपन देखेंगे ऑर्किड जो है और वो एपीफाइट मैंगो पे ग्रो होता है, तो यहाँ पे एक को तो फायदा हो रहा है और एक को कोई फायदा या नुकसान भी नहीं हो रहा। फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा, जीरो है वहाँ पे। ऑर्किड ग्रो हो रहे हैं एपीफाइट की तरह मैंगो पे, बार्निकल ग्रो होंगे बैक ऑफ वेल पे, तो वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, और उनका भी काम चल ही रहा है वहाँ पे। हो क्या रहा है कि एक को नुकसान नहीं होता, दूसरे पे ग्रो करता है आराम से, और उसको दूसरे को कोई नुकसान नहीं करता। सी एनिमोन क्लाउन फिश पे ग्रो होता है। स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ सी एनिमोन गिव्स प्रोटेक्शन टू फिश, उसका प्रोटेक्शन भी कर रहा है, एक को तो फायदा हो रहा है, एक को कोई नुकसान वहाँ पे नहीं हो रहा। ये कमेंसलिज्म है बेटा। फिर आता है म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों को फायदा होना है बेटा, इसमें दोनों को फायदा होना है। जैसे कि लाइकिन फंगस और एल्गी का ग्रुप है बेटा, तो उसमें एल्गी और फंगस, एल्गी जो है बेसिकली वाटर और फूड, वाटर एब्जॉर्ब करके फंजाई को पहुंचाता है और फंजाई फूड बना के एल्गी को देता है, दोनों को फायदा हो रहा है उसमें। माइकोराइजा की बात करें तो रूट्स के साथ बनाती हैं, तो बेटा वहाँ पे रूट से शुगर ले लेती हैं माइकोराइजा और उसको बेटा नाइट्रोजन वहाँ पे फिक्स करके दे देती हैं। अगर अपन बात करें कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे कि फिग और वास्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आमतौर पे पूछे जाने वाला हर एग्जाम में बेटा, फिग ट्रीज और वास्प के बीच में। फिग जो है उसको सिर्फ वो जो वास्प है ना वही पॉलिनेट कर सकता है, तो जो फिग ट्री है वो जो वास्प पॉलिनेट करता है ना, फीमेल वास्प, वो क्या करता है कि वो अपनी एग ले करने की साइट ढूंढ रहा होता है, तो फिग उसको एग ले करने की साइट देता है कि तू मेरे अंदर एग ले कर दे, बदले मेरा पॉलिनेशन कर दे, दोनों को फायदा हो गया बेटा। ऑर्किड जो हैं बीज और बम्बल बीज जो हैं वो राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट को वहाँ पे ढूंढ रही होती हैं, तो ऑर्किड पॉलिनेशन करवा देता है अपना खुद का और नेक्टर प्रोवाइड कर देता है बीज और बम्बल बीज को, तो दोनों को फायदा हो रहा है। सेक्सुअल डिसीट ऑफ ओफायरस बड़ा फेमस एग्जाम्पल है बेटा। एक मेडिटेरियन ऑर्चिड है, मेडिटेरियन ऑर्चिड आपके सामने मौजूद है, उसका जो एक फ्लावर है ना बेटा वो फीमेल फ्लावर की तरह दिखने लग जाता है, देखो फीमेल मॉथ की तरह, फीमेल वास्प की तरह दिखने लग जाता है। अब वहाँ पे मेल अट्रैक्ट होगा, देखेगा फीमेल बैठी हुई है, आएगा उसके साथ सूडो कॉपुलेशन करेगा बेटा, क्योंकि असल में तो फीमेल है ही नहीं, धोखा हो गया इसके साथ, और बदले में उसके पोलन और जो है वहाँ पे डाल देगा, तो भाई का तो सपना पूरा हो गया, कॉपुलेशन हुआ। अब उसको नहीं पता ना कि फीमेल सूडो थी, उसने तो कर लिया सूडो कॉपुलेशन और दूसरे का जो है बेसिकली वहाँ पे अपना पॉलिनेशन वहाँ पे करा दिया। तो इस तरीके से म्यूचुअलिज्म चलता है, इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें होती है। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की बात करी, ऑर्गेनिज्म की बात करी, ग्रोथ रेट की बात करी, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया हमने, समझा जाना और सारी बातें कर ली है डिस्कस।
मेजर एग्जाम्स जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए, समझा कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, प्रेडिशन क्या होता है बेटा, वहाँ पे बात करें कि पैरासिटिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें देखी, जाना क्या होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सारी बातें करी अपन ने इस टॉपिक के अंदर, सब कुछ जाना है, समझा है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेगा मेरा बच्चा और प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन के इसके ऊपर। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर।